हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, संविधान की प्रस्तावना में बताया था। मैंने संविधान की प्रस्तावना में आपको बताया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। और आपको मालूम है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना में जो भारत को है सो संबोधित किया गया, जैसे सार्वभौम, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष के रूप में संबोधित किया गया है। आपको यह भी बताया गया था कि सार्वभौम का मतलब क्या है, मतलब सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। समाजवादी का मतलब क्या बताया गया था कि पूंजी और पर समाज का नियंत्रण हो। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो इन तमाम, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो जो प्रस्तावना में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द खासा इम्पोर्टेंट रखते हैं और उन शब्दों का अर्थ आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप उन शब्दों से रिलेटेड अगर सवाल आए तो आराम से आप उसको बना सकें। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम होगा कि ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे एक शब्द आता है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों से मिलता जुलता है और यह कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोक कल्याण शब्द हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, ना कि प्रस्तावना का। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। साथ ही साथ एक आता है कल्याणकारी राज्य। आपसे सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो इन तमाम बातों को आप लोगों के साथ मैंने चर्चा किया था। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद के बारे में मैंने चर्चा किया था, जिसमें 4 वाद मैंने आप लोग को बताया था। उससे बाद प्रस्तावना से संबंधित संशोधन, जिसमें एक ही संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। साथ ही मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित विद्वानों के विचार के बारे में भी चर्चा किया था, जिसमें 2 व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से आता है। एक है के.एम. मुंशी और एक है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा, इससे संबंधित आप बातों को ध्यान में रखेंगे। और मैंने बताया भी, के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जन कुंडली है, राजनीतिक जनपत्री है। साथ ही सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगला क्लास, अगली टॉपिक आप शुरू करो, इससे पहले इस तरीके से आपको रिकॉल कर लेना चाहिए। जब आप रिकॉल कर लेंगे ना तो पिछले क्लासेस में, जो पिछले क्लास में आपको बताया गया, पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा, पिछले दिन जो आपने पढ़ा, वो आपका रिवीजन के माध्यम से, रिकॉल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपने कल कहाँ तक किया था। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्व रखता है और हम लोग को किस तरीके से एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला, संविधान का प्रथम अनुच्छेद, जो फर्स्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। कोई राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इसका वर्णन आर्टिकल 1 में है, अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मान लीजिए किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य को अगर हम भारतीय संघ में मिलाना चाहते हैं तो उस स्थिति में ये जो काम है वो पार्लियामेंट के तहत किया जाएगा, संसद के तहत किया जाएगा।
ध्यान रखेंगे। मान लीजिए किसी दूसरे देश का कोई एक क्षेत्र है तो भारत के संघ में मिलाना है, तो उस स्थिति में यह निर्णय संसद लेगा, पार्लियामेंट लेगा। भारत में 28 राज्य व 8 संघीय प्रदेश हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। मान लीजिए कोई नया राज्य अगर बनाना है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपका तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना, उससे पहले बिहार से झारखंड बना। तो इस तरीके से जब नया राज्य बनता है तो नया राज्य के गठन, नए राज्य के निर्माण करने की जो शक्ति है वह भी किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। आपको मालूम है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं उसमें लोकसभा में जो उसके लिए सीट आरक्षित है, और अधिकतम कितना सीट आरक्षित है, तो 20। डायरेक्ट कभी कभी इससे सवाल पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। देखिए कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि फजल अली आयोग का संबंध किस चीज़ से है, तो फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था और यह 1953 में उसका गठन किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है भाषा के आधार पर सबसे पहला किस राज्य का निर्माण किया गया, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला राज्य जो है सो आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अब सवाल ये उठता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी शुरू में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, तो शुरू में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि आज कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ध्यान में रखिएगा कि शुरू में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे और अभी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो शुरू में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे आप देखेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका जो प्रशासन होता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के एजेंट वहाँ पे कार्य करते हैं जो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य होता है। अब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब देश को आज़ादी मिल गई उसमें लगभग जितनी भी रियासतें थी सारी रियासतें भारत में शामिल हो गया। 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होने से मना कर दिया। वो 3 कौन कौन था? एक था जूनागढ़, और दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था आपका जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर 3 ऐसे रियासत थे जो बोले कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और ना तो मैं भारत में रहूंगा। उन लोग वो 3 रियासत बिल्कुल अलग थलग रहने का फैसला किए, लेकिन हुआ यूं कि जो जूनागढ़ था वहाँ पे जनमत कराया गया, और जनमत कराकर यह निर्णय लिया गया कि जूनागढ़ के जो लोग हैं, जूनागढ़ रियासत के लोग हैं, वो भारत में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। तो जब जनमत हुआ तो जनमत के आधार पर यह सुनिश्चित हुआ कि जूनागढ़ रियासत के लोग भारत में रहेंगे, और इस जनमत के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। फिर आता है बात हैदराबाद को। हैदराबाद मानने को तैयारी नहीं था। हैदराबाद अलग रहना चाह रहा था, ना वो भारत में जाना चाह रहा था, ना पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में चूँकि हैदराबाद को भारत में शामिल करना संप्रभुता के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसी स्थिति में वहाँ पे सैन्य कार्रवाई की गई, और सैन्य कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद तीसरी जो रियासत था वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासत के उस समय राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे। वो बोले कि ना तो मैं भारत में जाऊँगा ना तो पाकिस्तान में जाऊँगा। लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान
उस पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण कर देता है तो पाकिस्तान से बचने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगा जाता है। राजा हरि सिंह सैन्य सहायता मांगते हैं तो भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है कि मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है और इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन जाता है। तो ये 3 रियासतों का आप ध्यान में रखेंगे। आपका जूनागढ़ किस आधार पर हुआ? जनमत संग्रह। हैदराबाद भारत में किस आधार पर शामिल हुआ? सैनिक कार्रवाई। जम्मू कश्मीर किस आधार पर शामिल हुआ? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। तो ये महत्वपूर्ण बातें था संघ और राज्य क्षेत्र से। कुछ क्षेत्रीय परिषदें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो जोनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद है, तो भारत को मुख्य रूप से 5 जोन में बांटा गया है। भारत को मुख्य रूप से कितने जोन में बांटा गया है? 5 जोन काउंसिल बनाया गया, क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। देखिए, एक है नॉर्थ जोन, फिर है साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। तो 5 जोन हैं। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो 5। कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। अब देखिए, प्रत्येक जोन का एक मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है। तो नॉर्थ का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। साउथ का हेडक्वार्टर चेन्नई, ईस्ट का हेडक्वार्टर कोलकाता और वेस्ट का हेडक्वार्टर मुंबई। तो ये हेडक्वार्टर मुख्यालय है। और सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी परिषद, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्लियर? और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज। अब आगे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो उत्तरी परिषद है उसमें कुल कितने राज्य हैं? 8। दक्षिणी में कितने हैं? 6। पूर्वी परिषद में कितने हैं? 4। पश्चिमी परिषद में कितने हैं? 4। और मध्य परिषद में कितने हैं? 4। और एक आता है जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी परिषद बनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसको नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971, उत्तरी पूर्वी अधिनियम 1971 के तहत उसको बनाया गया और उसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, यानी 7 सिस्टर और सिक्किम। क्लियर? अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें नॉर्थ जोन का तो उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? कितने राज्य हैं? 8। अब 8 राज्य में कौन कौन से हैं? तो देखिए, JK मतलब जम्मू कश्मीर, L मतलब लद्दाख, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, H मतलब हरियाणा, P मतलब पंजाब, R मतलब राजस्थान, D मतलब दिल्ली, C मतलब चंडीगढ़। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये 8 जो हैं वो आपका नॉर्थ जोन में पड़ता है और उसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं ईस्ट जोन का। तो ईस्ट जोन में क्या है? 4 है। B बिहार, JH झारखंड, WB वेस्ट बंगाल, O ओडिशा। यानी कि ईस्ट जोन में जिसका मुख्यालय कोलकाता है उसमें 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। अब अगर बात करते हैं हम लोग वेस्ट जोन का, तो वेस्ट जोन में भी 4 राज्य हैं, GU गुजरात, M महाराष्ट्र, GO गोवा और DNH प्लस DD यानी दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। तो क्या क्या हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये 4 हो गया। अगर हम साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में 6 स्टेट हैं। कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, AP आंध्र प्रदेश, K कर्नाटका, T तमिलनाडु, K केरला, P पुदुचेरी, TL तेलंगाना। यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, तेलंगाना, यानी ये 6 हो गया। आपको मालूम होगा कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 28 और 8 कितना हो गया? 36। अब यहाँ पे आप जोड़िए तो कितना आता है? देखिए 8 और 8
16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34। तो 2 बच जाता है, तो 2 बचता है, एक अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप। इसको क्या करता है कि साउथ जोन में इसको गेस्ट के रूप में लोग इनवाइट करता है, और जब इसको इनवाइट किया जाता है तभी वो जाता है, इसलिए उसको इनवाइटिज किया जाता है, इनवाइटिज हम लोग बोलते हैं। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट जोन का, जिसको 1971 के तहत बनाया गया, और इसमें 7 सिस्टर में क्या क्या है, इसमें 8 है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। तो 7 सिस्टर में क्या क्या है ये ध्यान रखिएगा जरा आप लोग। असम, मेघालय, जैसे ए से असम, एम से मेघालय, एनपी से अरुणाचल प्रदेश, एनएल से नागालैंड, एमएन से मणिपुर, एमआई से मिजोरम, टीआर से त्रिपुरा और एसआई से सिक्किम। मतलब असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हो गया 7 सिस्टर, 7 है, और आपका एसआई मतलब सिक्किम। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। मुख्यालय क्या है ये पूछ लिया जाएगा, किस जोन में कितने स्टेट्स हैं ये पूछ लिया जाएगा, कोई स्टेट का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस जोन में पड़ता है ये पूछ लिया जाएगा, इनवाइटिज कौन कौन सा है ये पूछ लिया जाएगा, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप को किस जोन में इनवाइट किया जाता है ये भी पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बेहतर तरीके से इसको समझने का आप प्रयास करने का कोशिश करेंगे। अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप तो ये इनवाइटिज था। क्लियर। अब हम लोग आगे के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।